हो गया। 4-5 लाइन में लिखो, ज़्यादा मैंने कोई जरूरत नहीं है। बहुत कुछ चलिए लेकिन कड़ी जो नहीं था बहुत ठीक है। नहीं गलत बेसिकली इसमें क्या पूछा गया था, पुनर्जागरण और इंडिया पे उसका इफेक्ट। आपको इसमें अगर लंबा आंसर बनेगा, जब हमने छोटे या कम टाइम के लिए बोला था, तो छोटे या कम टाइम के लिए क्या था, उसमें आपको पहले 1-2 लाइन में आपको क्या बता देना था, पुनर्जागरण के बारे में बता देना था। जब वहाँ पुनर्जागरण हो रहा था तब इंडिया में क्या कंडीशन थी, क्या काल चल रहा था, और उसके बाद इंडिया में जोड़ना था। आप लोगों ने लिखा है 2 चीज़ आप लोगों की, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप कह रहे हैं कि एक चीज़ होती है कि लिंक करना कहने का मतलब, एक वर्ड लिखा है उसमें पुनर्जागरण और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है भारत। आप लोग पुनर्जागरण से सीधे इस पे आ गए थे, बीच वाली लाइन थोड़ी गायब है, सबके पास गायब है। लिंक होना चाहिए, मतलब आप पुनर्जागरण एक लाइन में बताओ, पूछा क्या गया है इंडिया पर, उसका क्या इफेक्ट हुआ, लेकिन पुनर्जागरण था क्या, उसके वजह से पूरे दुनिया में क्या क्या हुआ उसको ज़्यादा नहीं जाना है। इंडिया में उस समय क्या परिस्थिति थी और कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, तो कहने का मतलब जब पुनर्जागरण बता जाओगे, इंडिया की उस समय की कंडीशन बता जाओगे, तब वो आपस में क्या हो जाएगा, लिंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब बड़ा होता है तो वो टुकड़े टुकड़े में नहीं दिखलाई पड़ना चाहिए। क्वेश्चन हो गया चाहे ऐसे हो गया, उसकी यही खासियत होती है कि एक बार पढ़ना शुरू करो, एक पैरा खत्म हुआ,
जैसे मान लो 4 पैरे का कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन आपको बड़ा लिखने को मिल गया, आपको लग रहा है 3-4 पैरा में लिखना है, 1 2 3 4, लेकिन ये नहीं कि ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एकदम ही लिंक हो जाए। अब जैसे मान लो आप आर्थिक कंडीशन बता रहे हो तो सामाजिक अलग हो जाएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था की वजह से ही तो समाज में चेंज आता है। आपकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कब आएगा, जब आपकी आर्थिक आपकी सही होगी। तो कहने का ये मतलब है कि ये आप अर्थव्यवस्था के बारे में लिख रहे हो, ये आप राज्य व्यवस्था के बारे में लिख रहे हो, ये सामाजिक जीवन के बारे में लिख रहे हो, ये सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिख रहे हो। मान लो ये 4 टॉपिक के रूप में बांटकर ज्यादातर क्वेश्चन में ये 4 टॉपिक अक्सर हुआ करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये रहते हैं। लेकिन क्या चारों एकदम अलग अलग होते हैं? नहीं, सब आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरलिंक हो सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये खत्म होते होते कुछ समझ में आने लगे कि हाँ अगला क्या होगा, खत्म होते होते उसको दिखने लगे कि अच्छा आगे क्या मिलने वाला है। मूवी जैसे पिक्चर्स होती है तो उसमें अब तो सब डायरेक्ट पिक्चर ही होती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, पिक्चर चलती थी, बीच में क्या हो जाता था, इंटरवल हो जाता था, और इंटरवल ऐसे टाइम पे होता था कि अब उसके बाद क्या होगा हमारे मन में क्या बन जाती थी। 15-20 मिनट का पहले के समय में जब दूरदर्शन पे मूवीज आती थी तो ऐसे जगह पर जाकर इंटरवल कर दिया जाता था कि आप एकदम सोच में पड़ जाओ, कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसी के चक्कर में कितने लोगों ने जो है बाहुबली 2 देख ली। बाहुबली 2 आते ही ब्लॉकबस्टर हो गई, बहुत ज्यादा हिट हो गई। कैसे हिट हो गए, जब से 1 आई खत्म होते ही सबके दिमाग कडप्पा ने बाहुबली क्यों मारा। सबके दिमाग में कई साल जितने भी मूवी का दौरान रहा, सबके दिमाग में यही सवाल, मीडिया में यही सवाल, सोशल मीडिया में यही सवाल, वो चलता रहा। वो तो खैर उनका वो तरीका था, पर जैसे ही आई बाहुबली 2 अपने आप में हिट हो गई। तो कहने का मतलब आप भी आंसर लिख रहे हो, इस लाइन में आपने क्या लिखा वो तो एग्जामिनर पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगला क्या आप करने जा रहे हो उसकी क्या बनी रहे, इंटरेस्ट बना रहे, तभी वो क्वेश्चन को क्या करेगा, अच्छे से या ढंग से पढ़ेगा। नहीं तो टुकड़े टुकड़े में रहेगा तो टुकड़े टुकड़े में पढ़ेगा, नंबर भी टुकड़ा ही थमा देगा। बात समझ आ रही है? तो कोशिश करनी चाहिए। और ये क्या चीज है, पहले ही दिन शुरू में ही बता दिया, क्वेश्चन राइटिंग इज आर्ट। ये ऐसे नहीं आ जाता है, इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको वो चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन दे रखा था, पुनर्जागरण, एक लाइन में बताओ इंडिया में उस समय था क्या, तब कैसे कैसे पुनर्जागरण के कारण से वहां पर तरक्की होने लगी, औद्योगिक क्रांति होने लगी। एक ये वर्ड है, इस वर्ड को अभी छूटा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। ये हम लोगों ने इसका आगे वाला थोड़ा सा जान लिया है, इसको भी अभी पढ़ लिया जाएगा। तो ये आपको और अच्छे से वाले आंसर दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। बड़ा क्वेश्चन जब भी लिखो तो कोशिश करो कि वो आपस में क्या होता चले, लिंक होता चले। जरूरी नहीं है कि हर जगह लिंकेज होगा, ये जरूरी नहीं है। कोई पॉइंट लिख रहे हो तो दूसरा पॉइंट, मान लो किसी का जन्म लिख रहे हो कि इसका जन्म इस सन में हुआ, किसी दूसरे के बारे में लिख रहे हो इसका जन्म इसमें हुआ, उसमें कौन सा लिंकेज हुआ। लेकिन कोई कंसेप्ट लिख रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो उसमें लिंक होना जरूरी है। ये कुछ पढ़ना था नहीं, इसको हम लोगों ने जान लिया। पुनर्जागरण क्या होता है इसको हम लोगों ने जान लिया, इसका पॉइंटर भी हम लोगों ने कर लिया। धर्म सुधार भी मेरे ख्याल से कल क्या हो गया था, पढ़ लिया था। ठीक, आज हम लोगों को ये जानना है वाणिज्यवाद क्या है। मैंने इसके साथ मिला के लिखा, मतलब पुनर्जागरण का ही एक परिणाम था क्या, धर्म सुधार। पुनर्जागरण का एक धार्मिक पहलू था, धर्म में सुधार, वो पढ़ लिया गया। पुनर्जागरण का एक पहलू आर्थिक था, धार्मिक आर्थिक ही 2 पहलू क्यों लिखे हमने,
धर्म से ही प्रॉब्लम थी तो उसमें सुधार, और धर्म की जगह चीजें कहाँ शिफ्ट हो गई, अर्थ पर शिफ्ट हो गई, अर्थव्यवस्था पर शिफ्ट हो गई, तो ये वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद से ही दो उसके और बच्चे निकल के आए, उसको कहा जाता है उपनिवेशवाद। और उपनिवेशवाद से या वाणिज्यवाद से दोनों को मिला के लिख दे रहे हैं। निकला यहां से, लेकिन व्यापक कहाँ हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद। इसी का नेक्स्ट स्टेप ये है, ठीक है, इसी का नेक्स्ट स्टेप ये है, लेकिन इसी से ये दोनों कंसेप्ट भी निकल के आ गए। क्या है ये कंसेप्ट? उपनिवेशवाद क्या चीज है? उपनिवेशवाद क्या है? व्यापार के उद्देश्य से किसी देश पे शासन करना, किसी देश द्वारा किसी अन्य देश में व्यापार के उद्देश्य से शासन करना। तो ये होता है, ये बताना है। आप ये थोड़ा सा चले जी सर। हम पहले ये पूछ रहे हैं, आप यहाँ चले गए बताना सर। किसी देश द्वारा किसी अन्य देश पर शासन व्यवस्था को विरोध स्थापित कर देना। शासन पर आप लोग ये बता रहे हैं, इसको बताओ पहले। वहाँ का साम्राज्यवाद में क्षेत्र विस्तार हो, साम्राज्यवाद में साम्राज्यवाद क्षेत्र विस्तार भी हो और वहाँ पर शासन भी हो। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि अपने व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए किसी अन्य देश के आर्थिक हितों को अपना लेना, वहाँ पर अपना क्या बना लेना, कॉलोनी बना लेना, और उन्हीं कॉलोनी में जब अपना क्या कर लो, शासन। देखो नॉर्मल कंडीशन में साम्राज्यवाद का मतलब क्या हो जाता है, क्षेत्र विस्तार। आप यहाँ रह रहे हो, आप व्यापार करने इस देश में चले गए और यहाँ पर आपने अपना व्यापार करने का कोई केंद्र बना दिया, सामान रखने का कोई केंद्र बना दिया, तो इस देश में आपने ये क्या स्थापित कर दिया, अपना कॉलोनी। कॉलोनी कहा जाता है अपना उपनिवेश। अपना निवेश करने का मतलब इन्वेस्टमेंट। अपना यहाँ पे क्या कर दिया, एक सेटअप तैयार कर दिया, इसी को उपनिवेश कहा जाएगा। और अब इस उपनिवेश में जो भी गतिविधि होगी उस पर पूरी तरह से अब आप ही का अधिकार होगा, इस देश का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। तो आपने क्या कर दिया, आपका ये एरिया था, आपका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो उपनिवेशवाद का ही अगला परिणति, क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया में जो अपना उपनिवेश स्थापित किया, जो व्यापारिक केंद्र स्थापित करते थे सूरत में और भी जगह पर, वहां पर होता क्या था, मान लो सूरत में अंग्रेजों ने अपना सेंटर बनाया, तो वो जो सेंटर जगह है उस पर वो बाउंड्री कर देते थे और कहते थे यहाँ का जितना रूल एंड रेगुलेशन है इंडियन राजा उसको नहीं संभालेंगे, वो सारा का सारा वहाँ पर उतनी जगह का, उस बाउंड्री के एरिया का शासन अब हमारा हो गया। तो वही उपनिवेश धीरे धीरे किसमें चेंज होता चला गया, साम्राज्यवाद में चला गया। तो वाणिज्यवाद से ही ये दो संकल्पनाएं निकलने लगी और ये व्यापक ज्यादा कहाँ हो गई, आगे चलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उनका असर ज्यादा बढ़ा। अब ये क्या चीज है, प्रबोधन इंग्लिश में इसको कहा जाता है, इन लाइट में। कल शायद बताया भी था, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पुनर्जागरण और प्रबोधन में क्या अंतर है। प्रबोधन बताइए, पुनर्जागरण तो पढ़ लिए, प्रबोधन इनलाइटमेंट कल बताए थे सर, थोड़ा बताए थे, लिखे नहीं, क्या बताए थे, विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, लेखनी के द्वारा, तमाम नए नए संकल्पनाओं के द्वारा। कहने का ये मतलब है इसमें लोग क्या हो रहे थे, धर्म से मुक्ति पा रहे थे, एक तरह से समझ लो। इसमें क्या हो रहा था,
लोग व्यापार की गतिविधियों में बढ़ रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, उनका बौद्धिक विकास हो रहा था, नई नई विचारधाराएं आ रही थी। इसमें क्या हो रहा था, धर्म में चेंज करना है, व्यापार करना शुरू करना है। क्यों व्यापार करना शुरू करना है, नए नए रास्ते मिलते चले जा रहे थे, नए नए यंत्र बनते चले जा रहे थे, नई नई खोज होती चली जा रही थी, तो व्यापार हो रहा था। लेकिन उसी दौर में जैसे हम लोगों ने पीछे जाना कि इटली में बहुत सारे लोग क्या हो गए, पहुंच गए। इटली की कंडीशंस कैसी थी, अनुकूल थी, जिसके बाद लोगों को सोचने समझने की क्या हुई, एक यहाँ पर क्या हुआ था, उन लोग का विचारधारा, आपकी सोचने की जो क्षमता थी वो क्या थी, कुछ नहीं सोच सकते थे आप, खाली धर्म 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 चल रहा था। तो यहाँ पर एक बौद्धिक विकास भी होने लगा, विचार नए नए दिए जाने लगे, नए नए फिलोसफर आ गए। कल ही मैंने इसको बताया था, कांट फिलोसफर आ गए, एक व्यक्ति का नाम बताया था, रूसो के बारे में बताया था, एक व्यक्ति के बारे में वोल्टेयर के बारे में बताया था, मॉन्टेस्क्यू के बारे में बताया था। उन लोगों ने क्या किया, नया नया दुनिया को क्या दिया, कंसेप्ट दिया, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उदारवाद एक वर्ड होता है, जो उदारवाद मतलब ये ज्यादा आसान हो जाना, उदारवाद की संकल्पना वो भी आगे आएगा। उदारवाद की संकल्पना यहीं पर सामने आई, समाजवाद की संकल्पना सामने आई। समाजवाद की संकल्पना को ज्यादा पल्लवित किसने किया, फेमस नाम, बहुत फेमस नाम, समाजवाद, हाँ, इसी को मार्क्सवाद भी कहा जाता है। समाजवाद का अगला स्टेप मार्क्सवाद, तो कार्ल मार्क्स ने किया। क्या था समाजवाद, वस्तुओं एवं संसाधनों पर सरकार के नियंत्रण कम रहेंगे। वस्तु, अब यहाँ क्या हो रहा था, वाणिज्यवाद या औद्योगिक क्रांति, ये तो उसका एडवांस वर्जन है। वाणिज्यवाद में क्या हो रहा था, पूंजीपति व्यापारी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए, जो भी लाभ हो रहा है, रिसोर्स हो रहा है, उस पर उनका नियंत्रण हो रहा था। लेकिन उसी के अगेंस्ट में जो समाजवाद कल्पना आई, मार्क्सवाद, उसमें ये कहा गया कि समाज के सभी लोगों का उसमें क्या है, योगदान है। उसी को क्या कह दिया गया, समाजवाद। एक सिद्धांत आता है, इधर आएगा, हम यही समझा देते हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, न्यासी का सिद्धांत। गांधी जी ने भी इस पर बात की। न्यासी का सिद्धांत मतलब नहीं, न्यासी मतलब कि जो भी संसाधन है वो उनका समान रूप से वितरण हो जाए। फैक्ट्री का मालिक केवल उसको क्या कर रहा है, संभाल रहा है, वो उसका मालिक नहीं है। मालिक क्या है, सभी लोग हैं, केवल वो उसको संभालने के लिए उसके पास योग्यता है, वो उसका मालिक नहीं है, उसको संभालना है। उसी को ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या न्यास का सिद्धांत, गांधी जी ने भी इसकी क्या की थी, काफी तो उसकी अपना बड़ाई की थी या उस पर ज्यादा जोर दिया था। ये सारे जो सिद्धांत हैं, चाहे पृथक्करण का सिद्धांत हो गया, चाहे न्यास का सिद्धांत हो गया, और वो भी बता रखा था मैंने कि वोल्टेयर ऐसा राइटर था कि उसके लिए माना जाता था कि उसकी कलम में स्याही नहीं विष भरा होता है, ताकि वो जो लिखता था वो अपने आप में बहुत, तो उस काल में जो प्राचीन काल के जो हीरोज थे उनको इनलाइटमेंट किया गया, न कि धर्म को, न कि अर्थ को इनलाइटमेंट नहीं किया गया। नया कैसा सिस्टम हो सकता है, क्योंकि 1000 साल से सिस्टम क्या था, एकदम बंद टाइप का था। तो नई क्या हो सकता है इसके आ जाने से, इसके हो जाने से। और हम कैसे इस काल में कुछ जो लोग थे उन्होंने कहा इस समय से हम यहाँ की विचारधारा बता रहे हैं, ये कई सारे इस समय के विचारकों ने माना इस टाइम से हम क्या हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं। जाहिर सी बात है, इस बुरे टाइम से हम बेहतर हो गए हैं, लेकिन ये चीज बेस्ट नहीं है। बात समझ आ रही? ऐसे समझो, लैंडलाइन से अभी आपका 4G मोबाइल अच्छा हो गया है, लेकिन वही बेस्ट
नहीं है। कल को 5G आ जाएगा, आ ही गया है, मतलब आ ही गया है। चाइना में 6G चल रहा है, कोरिया 7G पर काम कर रहा है, एक अलग बात है। कहने का मतलब लैंडलाइन की तुलना में 4G या 5G क्या हो गया है, बेहतर हो गया है। अब इस व्यवस्था की तुलना में अब अच्छी दशा में है, लेकिन यह दशा भी बेस्ट नहीं है। इसमें भी क्या हो सकता है, और सुधार किया जा सकता है, या और सुधार हो सकता है। एक चीज हमको याद में आ गई, उसको हम 2 मिनट में बताएंगे, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। मान लीजिए आप कोई काम आज कर रहे हैं, दूसरी चीज है, इससे अलग की चीज है, कुछ याद आ गया इसलिए पहले उसको बता दें। कल आप रहेंगे, कल भी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का काम हो सकता है, वो करेंगे, परसों भी करेंगे। कितना है, एक आया, कितना आया, एक आया। हम साल भर का हिसाब बता, कितना आया, एक आया। बात समझ आ रही, मल्टीप्लाई बनी होगा, ठीक। आप इस एक में आप सिर्फ 1% बढ़ाओ, एक का 1% कितना हुआ, एक का, 1 रुपए का 1% क्या हुआ, 1 पैसा हुआ, 0.01 बढ़ाना है तो इसमें हम ऐड कर दिए, ये हुआ, ठीक। अब जरा इस पर ये लगाओ, कोई बता सकता है क्या अंक आएगा, कोई बता सकता है कौन सा अंक आ जाएगा। मोबाइल में कर लो, कोई बात नहीं है, मोबाइल से कैलकुलेट कर लो, ऐसा नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। इतनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ऐसे नहीं कर पाओगे। मोबाइल में देख के बता दो, हमको मालूम है, लेकिन आप देख के बताओ तब वो समझ में आएगा ना। मोबाइल में कैसे ऐसा कैलकुलेशन होगा, मोबाइल में एक ऐसा चिन्ह होता है, वो पावर लगा देता है, ठीक हुआ। 368.65 368.65 23 नहीं, 368.65 368.65 36 है ना, 368.5 नहीं ऐसे लगाओ, ये लगाओ, तो वही तो है सर, नहीं वही है, गुणा नहीं करना है, इतनी बार होगा नहीं होगा। इस चिन्ह से देखो, ये चिन्ह जोड़ो, गुणा नहीं करना है। पावर मतलब गुणा थोड़ी होता है, उतने ही बार हो गया ना सर, उतने ही बार नहीं कैसे हो जाए, अरे ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, 1 मिनट, 2 पे पावर 3 और 2 गुणे 3, ये 8 आएगा, ये 6 आएगा, कैसे वही होगा, कैसे वही होगा। लग पा रहा है कि नहीं, नहीं समझे, हाँ भाई वैसे ही कुछ है, बस उतना रहेगा। उसमें चिन्ह होता है, कैलकुलेटर में एक चिन्ह होता है, आप 1.10 लिखो और ये चिन्ह लगाओ, तो इस चिन्ह लगाने के बाद जो अंक लिखोगे वो पावर में चढ़ जाएगा। कैलकुलेटर यूज से होगा तो ये चढ़ जाएगा, तो ये अंक आएगा, पॉइंट पे भी आएगा। ठीक है, छोड़ दो, उसको जाने दो, कोई मतलब। अब उल्टा करो जरा, 1 में आप 1% जरा घटा दो, 1 में जरा 1% आप घटा दो। अरे 1 में 1% ही है ना, उसको घटा के क्या बनेगा, ये होगा 1 में से 0.01 घटाओगे, जो हमने यहाँ ऐड किया था, यही अंक होगा ना। अब इसका जरा 365 पावर लगाओ, बताओ जरा, पावर लगाओ उसको,
0.025 है, हटाओ उसको, हम 3 लिख दे रहे हैं। ठीक, मैथ नहीं पढ़ना है, बस बताना है। ये हो रहा है, आप ही ने कैलकुलेट किया, हमने नहीं बताया, इसलिए हमने कहा आप अपने कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट कीजिए। हाँ ठीक है, वो छोड़ दो उसको। अरे 0.025 आया ना, तो तीसरे अंक को हटाओ। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसको हटा के एक इधर बढ़ा देते हैं, काम खत्म। मैथ नहीं पढ़ना है, बस यहाँ कुछ बता रहे हैं। अब समझो, आप जो आज हो वही काम कल करोगे, वही काम परसों नरसों साल भर करोगे, तो आप वही रह जाओगे। बताने का ये मतलब था, गणित नहीं पढ़ना था, बताने का। आप अपने काम में कितना इजाफा किए, ये नहीं चाह रहे कि आज 1 पन्ना पढ़ रहे हो तो कल 10 पन्ना पढ़ो। 36 गुना आप क्या किए, 1% अपने को सुधारे। कितना? ओनली 1% सुधारे, तो साल के अंत में आप 37 गुना सुधर गए। बहुत ज्यादा होता है, हटाओ। 30 गुना सुधर गए, वो भी बहुत ज्यादा है। 10 गुना सुधर गए, वो भी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? और अगर उल्टा सोचो, जो आप हो, जितनी आप में क्षमता है, रोज आप अपने को 1% कम कर दो। 1%, 100 शब्द पढ़ते हो रोज, 99 शब्द पढ़ने लगो, तो साल के अंत में 0.0 ये लगभग संख्या 0 के बराबर ही है। ये संख्या लगभग क्या हो गई है? 0 के लगभग बराबर ही है। समझ में आ रहा है? साल के अंत में 1% आप अपने को घटाते जाओगे, तो साल के अंत में आपकी एक बात समझ में आई? गणित नहीं बताना था हमको, बस ये कंसेप्ट बताना था कि जरा सही सुधार करने पर आपकी कंडीशन क्या हो सकती है। आप इधर भी आ सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो। बात समझ आ गई? इसी मैप में ऐसे ही देखो, अगर चेन्नई से कोई एरोप्लेन उड़ना शुरू हुआ, उसको सीधे दिल्ली जाना है, 1 डिग्री अपने मार्ग से भटक गया, 1 डिग्री, तो दिल्ली पहुंचने की जगह कराची पहुंच जाए। समझ में आ रहा है? तो धीरे 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 बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को आपको क्या करना है, अपने जीवन पे अप्लाई करना है। अपनी जीवन कहने का मतलब जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, उस पर उसको अप्लाई किया करो। ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप 1% करोगे तो 37 गुना साल के अंत में चेंज हो जाओगे। अरे मेरे 2 गुना ही हो गए, बहुत होता है। 2 गुना ही हो गए वर्तमान कंडीशन के, तो बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है भाई, एक वर्ड होता है IQ लेवल। नॉर्मल इंसान का 7-8% होता है शायद। आइंस्टीन का क्या था? 12-14% था। वो कहाँ माने जाते हैं और आम इंसान क्या माना जाता है? कितने का अंतर है? कोई इनका 50 IQ थोड़ी था, उनका 13-14 था। आम इंसान का 7-8-9 होता है, थोड़ा ही सा अंतर हुआ। लेकिन वो कहा आइंस्टीन, और हम लोग क्या कहने को थोड़ा ही परिवर्तन करोगे तो चीज़ क्या हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये आपको बता रहा था, प्रबोधन काल, इनलाइटमेंट का टाइम, विभिन्न सारे विचारकों ने अपने विचार दिए। इनका बेसिक थीम यही हुआ करता था, और सबने अपने अपने तरीके से अलग अलग विचार दिया। किसी ने पृथक्करण का सिद्धांत दिया न्याय के, किसी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, किसी ने समाजवाद का सिद्धांत दिया। इस तरह से मतलब ये क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक विकास का दौर कहा जाता है, वो पुनर्जागरण के और इस धर्म सुधार के बाद ये देखने को मिला। ठीक है, ये धर्म में चेंज हुआ, ये अर्थ में चेंज हुआ, और ये चेंज क्या हुआ, मस्तिष्क में चेंज हुआ। जब आपको सोचने के लिए यहाँ के उससे आप क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक, तो फिलहाल अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे। ये दोनों तो कल पढ़ ही चुके थे। वाणिज्यवाद हेडिंग डाल देंगे, क्या था, क्यों था, क्या इसका फायदा, क्या नुकसान, क्या कैसे आगे डेवलप हो गया। वाणिज्यवाद को हेडिंग डाल देंगे, कॉमर्शियलिज्म कहा जाता है इंग्लिश में। ये जब पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ लेंगे, तब प्रबोधन को जानेंगे। ठीक, रीडिंग हाँ नहीं, इनलाइटमेंट नहीं, ये
वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद पहले हो जाए। वाणिज्यवाद को हेडिंग डाल दीजिए। देखिए परिचय, परिचय, परिचय। वाणिज्यवाद है क्या? राज्य के सहयोग से आर्थिक गतिविधियों का संपादन, जिससे धनार्जन हो सके। धनार्जन समझी रहे हो, धन का अर्जन, धनार्जन हो सके, उसे वाणिज्यवाद कहा जाता है। राज्य के समर्थन एवं सहयोग से आर्थिक गतिविधियों का संपादन, जिससे धनार्जन हो, इसे वाणिज्यवाद कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, या नहीं समझ में आएगा हम समझाएंगे। लाइन चेंज करके लिखेंगे। पुनर्जागरण के पश्चात सामंतवाद का पतन हुआ, पढ़ चुके पीछे सब। पुनर्जागरण के पश्चात सामंतवाद का पतन हुआ और राजा के समर्थन से आंतरिक करों से मुक्ति मिली। क्या मतलब हुआ? मतलब जो हर जगह कर लेते थे, सामंत जो हर जगह लेते रहते थे उससे छुटकारा मिला। वन टैक्स, हाँ, वन टैक्स सिस्टम समझ। जीएसटी हो गया। क्या लिखे? आंतरिक करों से मुक्ति मिली और व्यापार सुचारू रूप से चल पाया। जिसे राजतंत्र का सहयोग भी मिला। राजतंत्र का सहयोग भी मिला। हो गया? नेक्स्ट लाइन। अच्छा, किसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स का फादर? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। उनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक में उन्होंने पहली बार इस कंसेप्ट को बताया और इसकी कटु आलोचना भी की। आलोचना क्यों की, अभी यहाँ आएगा वो, देख लीजिए। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में वाणिज्यवाद का उल्लेख किया। अपनी पुस्तक, बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन में वाणिज्यवाद का उल्लेख किया और इसकी कटु आलोचना की। मतलब ढूंढा भी और उसको धोया भी। लाइन चेंज। वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण,
धन का संग्रह, और राष्ट्र की आय बढ़ाने में योगदान करना था। और राष्ट्र की आय बढ़ाने में सहयोग करना था। इस कार्य के लिए विभिन्न देशों में उपनिवेशों की स्थापना की गई। उन देशों के उद्योग धंधों को बंद करवा दिया गया। अभी बताएंगे एग्जाम्पल से। उन देशों के उद्योग धंधों को बंद करवा दिया गया। मतलब क्या हो गया? ऐसे समझो, इंडिया से समझ लो। इंडिया में पहले हथकरघा उद्योग चलता था। कपड़े क्या होते थे? हाथ से बुने जाते थे। हाथ से बुने जाते थे मतलब जो मशीन होती थी उस मशीन को कहा जाता था हैंडलूम। नाम सुना होगा उसको। लेकिन अंग्रेज जब अपनी चीजें लाने लगे तो हैंडलूम की जो मशीन हुआ करती थी उसको चलाने में अंगूठे का बहुत बड़ा योगदान होता होगा। खींचना पड़ता होगा धागे को। अंगूठे की बहुत बड़ी भूमिका होती थी हैंडलूम में। लेकिन उनके देश के जब कपड़े आ गए तो हमारे यहाँ के वस्त्र सस्ते पड़ते थे, उनके देश के वस्त्र क्या हो रहे थे? महंगे पड़ते थे। वो ले जा रहे हैं यहाँ से, फिर ले आ रहे हैं, अपना लाभ और सब जोड़ रहे हैं। तो उन लोगों ने भाई हमारा भी कपड़ा है, उनका भी कपड़ा ठीक है, उनके कपड़े की बढ़िया फैक्ट्री से बन के आ रहा है तो उसकी क्वालिटी फिनिशिंग अच्छी होगी। लेकिन हमारी कपड़े क्या होंगे? उतने नहीं अच्छे होंगे लेकिन सस्ते तो काफी होंगे। तो यहाँ पर क्या करवाया उन लोगों ने? अंगूठा। हजारों की संख्या में बुनकरों के अंगूठे कटवाए। नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा, मशीन से काम नहीं हो पाएगा, कपड़े बन नहीं पाएंगे तो कपड़ा पहनना ही है इंसान को, तो उनके महंगे कपड़े खरीदे जाए। समझ आ रहा है? तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसके कारण से यहाँ इंडिया की बात बता रहे हैं, इंडिया के उद्योग धंधे क्या हो गए? डाउनफॉल हो गए। बांग्लादेश में एक बहुत अच्छी वैरायटी का कपड़ा हुआ करता था, उसको मलमल बोला जाता था। एक बहुत सॉफ्ट कपड़ा हुआ करता था। उस कपड़े की खासियत ये है कि एक कुर्ते का जितना कपड़ा होगा, 3 मीटर लगता है एक फुल लेंथ कुर्ता बनाने के लिए, उतना कपड़ा माचिस की डिबिया में अट जाएगा। कैन यू बिलीव इट? माचिस की डिबिया में हम लोग का रुमाल नहीं घुस पाएगा। रुमाल हटेगा? नहीं हटेगा। वो 3 मीटर का कपड़ा उस माचिस की डिबिया में अट जाता। तो सोचो क्या कारीगरी रही होगी। लेकिन उनके आ जाने के कारण बहुत सारे हम लोग के उद्योग धंधे, तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया, हम लोग के बहुत सारे उद्योग धंधे क्या हो गए? ड्रॉप होते चले गए, प्रभावित होते चले गए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनके आ जाने के कारण, उनके वस्त्र आ जाने के कारण, उनकी चीजें आ जाने के कारण वो धीरे धीरे क्या होते चले गए? डाउन होते चले गए या गायब। एक शॉल का नाम आपने सुना होगा, पश्मीना शॉल। जे अब कह लो लद्दाख साइड एक बकरी होती है। पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है। उसको हाथ कर ऊंचाई पर ले जाते हैं। उसके जो वो होते हैं, क्यों ऊंचाई पर? जितनी हाइट पर जाएंगे उतना ठंडा होगा और वो बकरी अपने प्रोटेक्शन के लिए उसके बालों की संख्या और बालों का मुलायमपन बढ़ता चला जाएगा। वो बकरी अगर जमीनी मैदानी इलाके में रहेगी तो उसके बाल सख्त होंगे, मोटे होंगे, उतने ज़्यादा घने नहीं होंगे।
उस बकरी को जितना हाइट पर आप ले जाओगे वो बकरी के बाल घने, मुलायम और संख्या में अधिक होंगे। उन्हीं बालों से क्या बनाया जाता है? पश्मीना शॉल। उस बकरी का जो बाल होता है हम लोगों के, उसके 6 बाल, हम लोगों का 1 बाल, मोटाई में इतना महीन बाल होता है। वो किसी मशीन से बुना ही नहीं जा सकता। उसकी अगर शॉल बनानी है आपको तो हाथ से ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मशीन आती है। और एक शॉल बनाने में 250 घंटे का टाइम लगता है। एक बुनकर डेली 10 घंटे काम करेगा तो 25 दिन में एक शॉल बनकर रेडी होता है। मशीन से बन ही नहीं सकता। और एक शॉल बनाने में 250 घंटे का टाइम लगता है। और शॉल की खासियत, हम लोग का 6 स्वेटर, उनका 1 शॉल बराबर गर्माहट देगा। आप 6 स्वेटर पहन लो और 1 शॉल को लपेट लो तो बराबर गर्माहट। उस शॉल की बड़ी पहचान है। एक होता है रिंग टेस्ट, अंगूठी के एक सिरे से उसको डालो, दूसरे से उसको निकाला जा सकता है। हम लोग का रुमाल निकलेगा, फंस जाएगा। पूरा का पूरा शॉल इतना सॉफ्ट कपड़ा होता है। खैर वो तो अभी भी होता है। वो तो अंग्रेजों का उस पर बहुत नजर नहीं गया क्योंकि ये सब चीजें कम मात्रा में होती हैं। जो आते हैं ना कश्मीरी बेचने, ले लो 1500 का पश्मीना है, ओरिजिनल दे देंगे 2500 में, तब नहीं होता है। ओरिजिनल 1-1.5 लाख के नीचे का 50,000, 60,000, 70,000 का शॉल आता है। और अच्छी कढ़ाई उड़ाई हुई है तो लाख से ऊपर। ये सब जो आज बेचते हैं तो नेक्स्ट लाइन में वाणिज्यवाद के उदय का कारण। वाणिज्यवाद, अभी समझे वाणिज्यवाद होता क्या है। अब ये जानेंगे वाणिज्यवाद के उदय का कारण। बताइए, ये आप लोग को बता। उदय का कारण, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, भौगोलिक खोजें, नई मशीनों का आविष्कार, यही सब होगा। पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण के अंदर नहीं लिखवा रहे, अब आप पढ़ा सकते हो क्योंकि पूरा पुनर्जागरण आप पढ़ चुके हो। उसका समराइज यहाँ छोटा लाना है, बड़ा लाना है, वो क्वेश्चन के नेचर पर निर्भर करेगा। दूसरा, धर्म सुधार, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? वाणिज्यवाद का उदय होने का क्या कारण? धर्म सुधार, भौगोलिक खोजें, सब लिख रखे हैं। जनसंख्या में वृद्धि, आबादी बढ़ेगी तो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो चीज़ों को बनाया जाएगा, चीज़ों को बनाया जाएगा तो फायदा होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है, वाणिज्यवाद और जनसंख्या, अगर दोनों, जनसंख्या बढ़ रही है तो वाणिज्यवाद भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? भाई जनसंख्या बढ़ रही है, वस्तुओं की डिमांड बढ़ी, वस्तुएं बनी तो मार्केट में गई, आबादी है तो मार्केट उसे खरीदेगा तो लाभ होगा, तो फिर और चीजें बनेंगी, अच्छी चीजें बनेंगी। तो ये आपस में क्या है? वाइस वर्सा है दोनों। नेक्स्ट लिख लेंगे, राजनीतिक विचारधाराओं में बदलाव। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो राजा लोग थे, मतलब वो भी ध्यान देने लगे। पहले खाली धर्म में वो भी डूबे हुए थे, धर्म का या पोप का या चर्च का क्या था? वर्चस्व होता था। और फिर ये जब पुनर्जागरण हुआ तो उनका वर्चस्व भी क्या होने लगा? कम होने लगा। तो राजनीतिक व्यवस्था, भाई हमने बताया भी था, ब्रिटेन की महारानी ने खुद कहा जाओ जाकर जो है दुनिया भर में व्यापार करो। तो राजा का भी क्या होने लगा? उसमें महत्व बढ़ने लगा, या उसमें भी उसको महत्व दे लगा। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे, वाणिज्यवाद का परिणाम।
ये ऐसे पॉइंट है कि आपके पास लिखा भी है और आप उसको बढ़ा भी सकते हो। वाणिज्यवाद का परिणाम पहला लिखेंगे उपनिवेशों की स्थापना। हाँ, पहला हेडिंग है इसको, उपनिवेशों की स्थापना। इसमें क्या लिखेंगे आप? कच्चा माल और बाजार की तलाश में दुनिया के विभिन्न देशों में गए और अपना अपना क्या किया, उपनिवेश या सेंटर्स स्थापित किए, तो उपनिवेशवाद की स्थापना होने लगी। लिख सकते हैं इसमें आगे। दूसरा चाहिए तो 2 लाइन छोड़ लीजिए, बाद में आप उसको अपने हिसाब से भर सकते हैं, ऐसी चीजें हो गई हैं। मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय मतलब ये जो हुआ ना, तो उससे जो सामान का तो नीचे चले गए और जो लोग नीचे उनको मौका मिला, उनको काम मिला, उनको व्यापार करने का मौका मिला। भाई कुछ तो व्यापारी हो जाते थे जो एकदम रिच होते थे, लेकिन उनकी हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग, उनके यहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग, तो ये सब क्या हो गया, नए एक मध्यम वर्ग का विकास हो गया। पहले क्या था, केवल कुलीन सामंत थे, पुजारी थे, या तो एकदम निचले तबके के। अब क्या था, लोग भी थे जिनके पास पैसा हुआ करता था। पहले क्या था, लोगों के पास अगर पैसा था तो क्या खरीदो, इंटेलिजेंस खरीदो, उसको खरीदो, या जाके ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा क्या कर दो, चर्च में चढ़ा दो, दान कर दो, ये सब होता था। तो लोगों के पास पैसा नहीं था। अब क्या हो गया, मध्यम वर्ग आ गया जिसके पास पूंजी है। तो मध्यम वर्ग का उदय। तीसरा लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता का आना। इसका क्या मतलब हो गया, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी वो लोगों के जब भाई अब आपको ढूंढना पड़ेगा, बाजार ढूंढना पड़ेगा, कच्चा माल ढूंढना पड़ेगा, लोग ढूंढने जब हम पड़ेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कार्य के लिए पलायन करेंगे, जाएंगे आएंगे तो भी तो आपका क्या होगा, कार्य लेंगे तो हम विस्तार होगा कि स्वयं स्थान पर गए वहाँ से कुछ चीजों को इकट्ठा किए, वही है कि बाजार की तलाश में। तो मतलब आपकी एक्टिविटीज बढ़ गई। पहले क्या था, पैदा हुए, चर्च में चले गए, वहाँ जो कहा जा रहा है वो मान रहे हो, फिर घर चले आ रहे हो। कोई आप आर्थिक क्रियाकलाप या कोई सोच समझ उस समय। नेक्स्ट लिखो, सबसे मेन पॉइंट इसका क्या है, औद्योगिक क्रांति, जिसको अभी आगे डिटेल करना है, लिख लो यहाँ पर। हम लोग वाणिज्यवाद का परिणाम पढ़ रहे हैं, औद्योगिक क्रांति। भौगोलिक खोजें। नेक्स्ट हाँ उसी में वाणिज्यवाद के परिणाम में पहला लिखा उपनिवेशों की स्थापना, दूसरा लिखा मध्यम वर्ग का उद्भव, तीसरा लिखा गतिशील आर्थिक जीवन, चौथा लिखा औद्योगिक क्रांति, पांचवा लिख लो भौगोलिक खोजें, छठा लिख लो वैज्ञानिक यंत्रों का आविष्कार, सातवां लिख सकते हैं राजनीतिक विचारधारा में सुधार। राजा ध्यान देने लगे इस चीज पर, व्यापार का विस्तार में परिवर्तन। राजनीति केवल धर्म से ही हो गई थी ना, अब राजनीति में भी चेंज आ रहा था, टैक्स मिल रहा था उन लोग को, तो वो भी और प्रोत्साहित कर रहे थे। राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन, सुधार, चेंज कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे वाणिज्यवाद की कमियां। अभी मैंने बताया कि एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को लाया, बड़े अर्थशास्त्री थे, आलोचना किया, कुछ कमी रही होगी तब हम वो समझते हैं। देखिए, आर्थिक विकास सिर्फ राष्ट्रवाद पर आधारित था, जिसमें
अपने ही देश पर निर्भर था, मतलब राष्ट्रवाद पर आधारित था। दूसरे राष्ट्रों को नुकसान, दूसरे देशों लिख लो, दूसरे देशों को नुकसान और सिर्फ अपना फायदा देखना। मतलब अंग्रेज यहाँ पर आए, कॉलोनीज की स्थापना की, अपने फायदे के लिए न किए, हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। तो ये बड़े पैमाने पर ये वाणिज्यवाद का बैड इफेक्ट। दूसरा लिखिए, लोक कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान न देना। खाली अर्थ करते रहोगे तो कल्याण की कोई भावना ना, स्कूल कब खोलोगे, हॉस्पिटल कब खोलोगे और काम कब करोगे। लोक कल्याणकारी कार्यों को महत्व न देना। समझ नहीं रहा। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, कृषि के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया। खेती पर उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। इंडिया से इसको समझिए, अंग्रेज जब इंडिया आए तो इंडिया एक कृषि प्रधान देश था, अभी भी है। वो यहाँ पर केवल खेती पर टैक्स लगाते थे, उसको जमींदारी प्रथा कहा जाता है, उसको रैयतवाड़ी प्रथा कहा जाता है, उसको महालवाड़ी प्रथा कहा जाता है। 3 तरह के टैक्सेशन सिस्टम लाए, लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए कोई सुधार नहीं किया। इसका बहुत बड़ा परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ गया। जो 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत, क्योंकि हम लोग जान गए थे कि हम लोग इसको नहीं ठीक करेंगे तो बिगड़ जाएगा। कुछ सुधार हुआ भी उसमें, लेकिन उस समय की जो इंडिया की दशा थी 1900 आज़ादी के बाद, ये माना जाता था कि 90% लोग सिर्फ एक टाइम खाना खा पाते हैं, दूसरे टाइम का खाना ही नहीं होता। अभी तरह के टाइम की नहीं कंडीशन थी कि सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम को चाय पकौड़े, शाम स्नैक्स वाला टाइम, समोसा चाउमीन वाला टाइम आ जाएगा, वो छोड़ो। रात में बीच का डिनर। पहले के टाइम आज़ादी के समय में एक ही टाइम पेट भर खा लो, वही बहुत होता था। इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया, तो सुधार हुआ। दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना आने तक, जब तीसरी 5 ईयर प्लान आया तो 62 में भारत चीन युद्ध हो गया, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, 65 से 67 के बीच बहुत बड़ा इंडिया में, हम ही लोग के इलाके में, यूपी, बिहार, बंगाल में सूखा, ड्राउट पड़ गया। जिसके बाद वही कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन की देखरेख में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। और वो जो सूखा था इतना भयावह था, जानवरों की तो कोई संख्या ही नहीं है, इंसान इतनी बड़ी संख्या में मारे गए थे, जो अपने आप में बहुत भयावह होती है। ठीक है, तो कृषि व्यवस्था पर अंग्रेज क्या कर रहे थे, या ये देश कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। केवल किस पर ध्यान दे रहे थे? मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा। कोई हॉस्पिटल नहीं खोलना, कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं करना, केवल वाणिज्यवाद का ये क्या था भाई, जो लोग नया पैसा आने लगता है तो फिर क्या होता है, केवल पैसा कमा लो, पैसा कमा लो पर ध्यान। नेक्स्ट लिख लीजिए, वाणिज्यवाद ने सोने चांदी को अधिक महत्व दिया, परंतु औद्योगिक क्रांति ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। लोहा और कोयले को महत्व दिया। लोहा क्यों? रेल लाइन बिछाने के लिए, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। कोयला क्यों? कोयले को कहा ही जाता है उद्योगों की जननी। वाणिज्यवाद में केवल वो क्या कर रहे थे, सोना चांदी पर ध्यान था, मतलब ज्यादा से ज्यादा कमा लो। और औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ,
गोल्ड और सिल्वर तो है अपनी जगह, लेकिन किसी देश के पास, जैसे अभी हम लोग आगे जस्ट पढ़ेंगे ही, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई, ब्रिटेन में हुई। क्यों वहाँ हुई? उसकी वजह है। जैसे पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ, पीछे पढ़े, उसकी वजह है। वैसे इसकी भी वजह है कि इंग्लैंड में क्यों हुई, रॉ मटेरियल था, कृषि में उन लोगों ने चेंज किया, लोहे की उपलब्धता थी, परिवहन के लिए ढेर सारी उनके पास नदियाँ मौजूद थी, जिससे वो चीज़ एक जगह से दूसरे जगह, तो कंडीशन सब बनी। तब तो इटली में पुनर्जागरण हुआ, तो कंडीशन यहाँ पर मौजूद थी। इंग्लैंड में कोयला भी था, एफी भी थे, लोहा, वहाँ पर नदियाँ भी थी। कृषि में भी उन लोगों ने क्या किया, परिवर्तन किया। कृषि में भी जो है कपास उपजाने लगे, ऐसी चीज उपजाने लगे जिससे क्या हो जाए, लाभ ज्यादा हो। पहले के टाइम पे खेती की जाती थी कैसी, जीविकोपार्जन के लिए। बाद में हो गया, एक वर्ड आता है, अंग्रेज यहाँ पर आए, एक नई तरह की कृषि लाई जिसको कहा जाता है फ्रेश क्रॉप्स या नकदी फसलें, वाणिज्यिक फसलें, नकदी फसलें, जायद फसलें, क्रैश क्रॉप। बेचो फटाक से आपको क्या होगा, पैसे की प्राप्ति होगी, तो उसे क्या कहा जाता है, नकदी फसलों का कंसेप्ट आया। केवल खाने पीने के लिए गेहूं चावल पे ही काम न चलने लगे, तो इंग्लैंड में एग्रीकल्चर के लिए भी क्या हुआ, गेहूं चावल के अलावा या इन चीजों के अलावा ऐसी चीजें जिनको क्या किया जा सके, फटाक से बेचा जा सके। मान लो कपास हो गया, गन्ना हो गया, या ऐसी चीजें जिससे उन्हें क्या हो जाए, आय भी होने लगे। तो ऐसे संसाधन यहाँ पर मौजूद थे। इसी वजह से औद्योगिक क्रांति कहाँ पर भी, ब्रिटेन या इंग्लैंड में इसको कमियां निकली है। नेक्स्ट लाइन में, वाणिज्यवाद के पतन का कारण, पहला, वाणिज्यवाद का उद्देश्य धन संचय था, जिससे अमानवीय दास व्यापार आरंभ हो गया। अमानवीय दास व्यापार आरंभ हो गया। ये क्या चीज है, अपने काम को कराने के लिए सस्ते दरों पर अफ्रीका से या ऐसी जगहों से दास बुला लिए जाते थे, उनसे काम कराया जाता था और उनको पैसा नहीं दिया जाता था, न के बराबर दिया जाता था, बहुत कम दिया जाता था। अमानवीय मतलब जो मानवीय, मानव के लिए वो अच्छा न हो। मतलब आप है कैपेबल 6 घंटे काम करने के लिए, लेकिन आपसे जबरदस्ती 12 घंटे काम कराया गया, तो वो आपके साथ अमानवीय व्यवहार हो गया। आप कह रहे हैं हम 6 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आपसे 12 घंटे काम करा लिया गया, तो आपके साथ क्या हो गया, अमानवीय व्यवहार हो गया। हाँ, आप कह रहे हैं कि ये भोजन खराब हो चुका है, ये हम नहीं खाएंगे, वही भोजन आपको दे दिया गया, तो वो आपके साथ अमानवीय। दूसरा लिख लीजिए, अपन के कारण में वाणिज्यवाद से सत्ता में निरंकुशता आने लगी। राजा सोचने लगा अब तो हो गया काम, फायदा हो ही रहा है, निरंकुशता आ गई। समझ रहे? नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार के लिए अधिक धन संग्रह हेतु किसानों से
कर वसूले गए, जिसके कारण वाणिज्यवाद का विरोध होने लगा। लाइन चेंज करके लिख लीजिए। उपरोक्त कमियों के कारण वाणिज्यवाद का पतन आरंभ हो गया, परंतु पतन आरंभ हो गया परंतु वाणिज्यवाद की परिणति, परिणति मतलब उससे निकला, वाणिज्यवाद की परिणति औद्योगिक क्रांति के रूप में हो गई। मतलब क्या हो गया, वाणिज्यवाद में जो कमियां थी, धन संचय न करके उसको क्या करना और लगा देना ताकि प्रोडक्शन और बढ़ सके और लोगों को काम मिल सके। कृषि वाले भी काम पर ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि कृषि में ही जब एक्स्ट्रा फसलों का प्रोडक्शन होगा तो वही तो मशीनों में जाकर कोई चीज बन पाएगी। तो जो यहाँ की कमियां थी उसको धीरे धीरे क्या किया गया, दूर करने का, सुधार किया गया। अब हेडिंग डाल देंगे प्रबोधन, अब हेडिंग डाल देंगे प्रबोधन। एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। जैसे व्यापार करने के लिए मतलब सिर्फ वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि मुद्रा प्रणाली आ गई? तो सर सोने चांदी की मुद्रा कहने का मतलब इसमें सोना ही चांदी की मुद्रा, वस्तु विनिमय भी होती है। जैसे सर मुद्रा तो अलग चीज में आती है। हाँ ठीक है, आप अभी मुद्रा वो सोच रहे हैं। मुद्रा कहने का ये मतलब भी होता है कि किसी चीज को देकर उससे अपने कोई काम की चीज ले ले। वस्तु विनिमय में क्या हुआ, आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, तुमको गेहूं चाहिए, हमको चावल चाहिए, ये वस्तु विनिमय हो गया, बार्टर प्रथा हो गई। लेकिन मेरे पास भी गेहूं पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास भी गेहूं पड़ा है, लेकिन तुम्हारे पास चावल भी है, हम देख तुमको केवल गेहूं सकते हैं, तो अब हमारा गेहूं तो तुम लोगे नहीं, तुम्हारे पास गेहूं है तो हम तुम्हें गोल्ड देंगे, हम तुम्हें चांदी देंगे, हम कोई ऐसा एलिमेंट देंगे जो तुम भजा सको, तो वही मुद्रा हो, उसी को मुद्रा कहते हैं। वही समय के साथ साथ क्या होती चली गई, अभी की एडवांस मुद्रा का रूप ले ली। तो मुद्रा ही हुई स्वर्ण मुद्रा। पहले के समय में क्या बनाया था, स्वर्ण मुद्राएं, कांस मुद्राएं, कांस तो नहीं ज्यादा, ये रजत मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं, मुद्रा वही हुई ना उस समय वो था। आज के समय हमारे पास कागजी मुद्रा हो गई, और आज की मुद्रा पहले वाले से एक मामले में भिन्न है। आज की मुद्रा सांकेतिक मुद्रा, वो कागज का टुकड़ा है जिसको छापने में आरबीआई को 3.5 रुपए खर्च होते, लेकिन मार्केट जाओगे तो वो 500 का नोट है, 200 का नोट है, उसकी वैल्यू उतनी है। क्यों? क्योंकि वो प्राधिकृत है ना। हाँ, वो आरबीआई से प्राधिकृत है, उसमें नीचे लिखा भी रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, और आरबीआई के गवर्नर का वहाँ पर हस्ताक्षर भी मौजूद है। सब लोग बात देते हैं लेने, हाँ लेने के लिए। वो वैधानिक मुद्रा, हमारे पास जो रुपया और करेंसी है उसको कहा जाता है लीगल टेंडर। वो इंडिया में लेने के लिए सभी लोग बाध्य हैं, उसको लेने की मनाही नहीं की जा सकती। कई जगह होता है, कई लोग चेक नहीं लेते हैं, तो वो मना हो सकता है, चेक नहीं लेना है, क्योंकि चेक 2 दिन बाद कैश होगा, पता चलेगा, तब तक कहानी बिगड़ गई। लेकिन पैसा तो पैसा है ना, तो सोना चांदी भी मुद्रा ही है, मुद्रा ही। हेडिंग डालिए प्रबोधन, इनलाइटमेंट क्या होता है उसको जानते हैं। यूरोप में
पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार के बाद, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार के बाद एक वैचारिक उथल पुथल का दौर देखा गया। जिसे हम ज्ञानोदय या इनलाइटमेंट भी कहते हैं। इसी ज्ञानोदय के टाइम पे जो विचारधाराएं आई, वही विचारधारा लेके आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। फ्रांसीसी क्रांति हो गई। इस टाइम की विचारधारा क्या थी? समानता, बंधुत्व, एकता, इस तरह की जो थॉट्स थे वो प्रबोधन के ही काल में आए और इन्हीं थॉट्स को लेकर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की घटना हो गई। एक और चीज जानिए, आगे के टॉपिक के लिए रिलेट हो जाता है। फ्रांसीसी क्रांति होने का क्या कारण था? फ्रांसीसी क्रांति हो जाने का क्या कारण था? आपको ये जब अभी ये तो छोटा टॉपिक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रबोधन, इसको पढ़ लेंगे। हम जब इस पर आएंगे तो फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति के कारण आपको समझ में आएगा। फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? वाणिज्यवाद के दौर में तमाम यूरोपीय देशों द्वारा अलग अलग देशों में जाकर अपना व्यापार, वाणिज्य फैलाया गया। इस चक्कर में तमाम देश आपस में, यूरोपीय देश लड़ते भी रहते थे। उन लड़ाइयों में जो फ्रेंच राजा थे लुई 14वें, उनके काल में बहुत ज्यादा उन्होंने धन क्या कर दिया, लड़ाइयों में गंवा दिया। जिसके परिणाम स्वरूप जब लुई 16वें बने राजा तो उनके पास कुछ था ही नहीं। और उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा आपको शायद बताया ही है, बहुत ज्यादा जो है मतलब वो शानो शौकत खर्चीली महिला के रूप में थी। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के दिमाग में प्रबोधन काल में ही बंधुत्व क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, इस तरह के थॉट आ गए। और देखा जा रहा है कि महारानी जो है एकदम सज धज के बैठी हुई है, उनके महल में विलासिता की पार्टियां चल रही हैं और लोग बाहर कह रहे हैं कि हमको ब्रेड चाहिए या हमको रोटी चाहिए, तो कह रही हैं कि जाओ केक खरीद के खा लो। तो वो क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक तात्कालिक कारण बना। अमेरिका में क्रांति हुई, पढ़ेंगे उसको भी, वो क्यों हो गई? ये वजह ब्रिटिश उपनिवेश, फ्रांसीसी उपनिवेश, इधर से यूरोप से लोग कहाँ पहुंच जा रहे थे? अमेरिका। वहां जाके उन लोगों ने क्या कर ली थी? कॉलोनीज बसानी शुरू कर दी थी। वहां के लोगों का जो काम धंधा था उसको वो चौपट कर दिए थे, उनको काम करने नहीं देते थे, अपने हिसाब से काम करवाते थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों में क्या होने लगी? एक प्रकार की द्वंद्वात्मकता आने लगी। तब वहां पर क्या हो गई? अमेरिकी क्रांति हुई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मेनली किसका परिणाम माना जाता है? यहाँ पर इनलाइटमेंट से लोगों में जागरूकता आई और लोगों को जब वो नहीं मिला तो लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अमेरिकी रेवोल्यूशन क्यों हुआ? औद्योगिक क्रांति हो जाने से, बहुत सारे उपनिवेश स्थापित हो जाने से लोगों को क्या होने लगा? अमेरिकी लोगों को अपना काम धंधा करने में दिक्कत होने लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में बहुत सारी क्रांतियां क्यों हुई? अंग्रेजों के आ जाने के कारण यहाँ पर वो हमें कुछ करने नहीं दे रहे थे। यहाँ की चीजों को वो अपने साथ, अपने देश में मतलब यहाँ के धन का क्या कर ले रहे थे? दोहन कर ले रहे थे। एक बड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में फेमस स्टेटमेंट आता है, जॉन सुलिवान का स्टेटमेंट, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ऐसी है कि हम गंगा नदी की सारी अच्छी चीजें सोख कर उसे टेम्स नदी में जाकर निकाल देते हैं। ये एक जॉन सुलिवान नाम के
अंग्रेज का कथन है कि जितनी इंडिया की अच्छी चीज है वो यहाँ से लेकर कहाँ चले जाते हैं, अपने देश में चले जाते हैं। इसी को दादा भाई नौरोजी ने भी अपनी पुस्तक में बताया था। उसको हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। उनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने इस सिद्धांत को व्याख्यायित कर दिया। क्या लिख रहे थे सर? प्रबोधन के बारे में क्या लिखे? इसे हम ज्ञानोदय कहते हैं। ज्ञानोदय। नेक्स्ट लाइन में प्रबोधन काल में विचारकों, थिंकर्स या चिंतक भी लिख सकते हैं, दार्शनिक भी लिख सकते हैं। विचारकों का के प्रबोधन काल के विचारकों या दार्शनिक लिख सकते हो, चिंतक लिख सकते हो, का यह मानना था ये बताए थे पहले से हम बेहतर हो चुके हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट समझाए थे, पहले से हम बेहतर हो चुके हैं लेकिन अभी सुधार की संभावनाएं हैं। लाइन चेंज रिलेटेड है वो, लेकिन इससे सुधार की जो संभावनाएं हैं वो वैज्ञानिक ज्ञान से ही पूरी हो सकती हैं। मतलब साइंस ही उसको क्या कर सकता है और बेटर बना सकता है। हमें शासकों के प्रति अंध समर्पण नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हो गया? मतलब वो जो कहे उनकी बातों को ना मानकर हमें अपना भी सोचना है कि वो हमारे लिए वो काम सही है या नहीं। ये नहीं कि राजा या शासक या प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है सारा काम सही हो जाए। ठीक, अब ऐसे समझ लो, ठीक है रोड बनाना बड़ी अच्छी बात है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन एक्सप्रेसवे ये सब बन रहा है, लेकिन उसके कारण से जो पेड़ कट जा रहे हैं उसके लिए पर्यावरणविद या लोगों को क्या करना है? आवाज उठाना। तो आप कहेंगे पेड़ रास्ते में पड़ गया तो काटना ही पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत सारी अब ऐसी मशीनें आती हैं कि पेड़ को जड़ सहित उखाड़ के कहीं आप रिप्लेस करें, पेड़ों की ज्यादा से ज्यादा संख्या लगाएं। ठीक है रोड बनाना है, बहुत अच्छी बात है, ये है वो है, लेकिन उसके जगह में ये काम भी करना है। मतलब आंख मूंद के हाँ रोड बन रहा है, मोदी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे नहीं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है? दूसरा, जितने भी पर्यावरणविद हैं वो इन नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को